वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक केस के थ्रू एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी को समझते हैं जो आपकी लाइफ में इवन बहुत सारे लोग इस रेमेडी के थ्रू होके गुजरते हैं। ठीक है, इस रेमेडी की कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली टीनेजर्स और मिडिल एज यंगस्टर्स में। ठीक है ना। तो अभी देखो आप, हम केस के थ्रू समझते हैं। केस छोटा सा है, इस रेमेडी के बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। अभी मैं लेकिन एक छोटा सा जस्ट बताता हूँ उस केस के थ्रू। ठीक है। तो वो केस क्या था कि एक मेरा फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड, बहुत टाइम से हम लोग मिले भी नहीं। तो उसने क्या किया, मेरा यूट्यूब चैनल देखा कहीं और उसको रिमाइंड हुआ कि यार ये मेरा फ्रेंड है। तो वो मेरे पास कॉल करके आता है। ठीक है। बड़े अदब से पेश करता है कि मतलब हम लोग फ्रेंड हैं, फिर भी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग फ्रेंड हैं। बहुत डॉक्टर साहब ये नमस्ते किया, आके बैठ गया। ठीक है। तो लीन थिन मिडिल स्टॉकी बिल्ट, ज़्यादा हाइट नहीं थी उसकी, फेयर एकदम, और आके बैठ गया। थोड़ा परिचय वर्चय हुआ बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से। तो मैंने कहा यार तुम कहाँ हो, क्या हाल है, ऐसे करके हमने बातचीत स्टार्ट करी। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या लेके आया था, इस प्रॉब्लम को आपको समझना है। तो बहुत आसानी से बोल नहीं पा रहा था वो। बहुत देर तक तो बैठा था। मैंने कहा बोल, कैसे याद किया। बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है यार कुछ। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। तो अभी भी नहीं बोला वो। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर देख रहा था, थोड़ा कभी पीछे देख रहा था। ठीक है। और एकदम डरा सहमा सा, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल था पेशेंट, है ना। मतलब पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था, कोई है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। तो मैंने कहा बोलना भाई, क्या हो गया। तो बोलता है यार मेरे को ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैंने कहा उससे क्या दिक्कत हो रही तुमको। तो बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मेरे को ना, इस प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या। फिर धीरे 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 उसने बोलना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको कंफर्ट किया, मैंने कहा कोई नहीं आने वाला। अभी मुझे दिख जाता जैसे कोई आ गया तो मैं तुमको बोलूँगा कि कोई आ गया, अभी शांत हो जाओ। ठीक है। तो उसने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया। अब सबसे पहला वर्ड क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तुमको कैसे मालूम चला। तो उसने बताया कि यार अभी मेरी क्या इंगेजमेंट हो गई। ठीक है। इंगेजमेंट हो गई, और जो लड़की थी वो थोड़ा एडवांस थी। तो मैंने कहा कैसे। तो बोलती है कि वो लड़की अभी मुझे शादी से पहले ही वो सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहती है कि ये कर लो, वो कर लो। और मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ। मैं पीछे इसलिए भी हटता हूँ कि यार ये शादी के पहले ये सब अच्छा नहीं होता। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे पास ना इरेक्शन नहीं हो रहा उतना अच्छा। ठीक है। और यदि होता भी है तो थोड़ी देर में वो एजेकुलेट हो जाता है, कई बार थॉट से ही एजेकुलेट हो जाता है। तो और ऐसा हम लोगों का 2-3 महीने रहा, और उसने मेरे से इंटीमेट होने की कोशिश करी और मैं अवॉइड करता रहा। फिर उसने मुझे ये कह के छोड़ दिया उसने कि तू ना मर्द है, तेरे से कुछ नहीं होगा। और उसको मेरे ऊपर डाउट हुआ। ठीक है। तो उसने मेरे को छोड़ दिया। अब ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा अब क्या दिमाग में आ रहा है। बोल रहा है कि अब दिमाग में ये आ रहा है कि फिर से एक नया रिश्ता आया है, बट मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वापस इंगेज होने में, उस लड़की से मिलने में, बात करने में। लोग आते हैं, मैं पोस्टपोन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे अभी नहीं करना है शादी। मैंने कहा क्यों। बोला बस इसीलिए। मैंने कहा यदि शादी कर लोगे तो क्या दिक्कत, तो वो तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। तो बोलता वाइफ तो हो जाएगी, बट यही लफड़ा वापस हो सकता ना यार, कि शादी कर तो ली हमने, लेकिन वो वापस मुझे छोड़ के भाग सकती है, क्योंकि मैं इनकेपेबल हूँ ना। मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, और तुम जानते हो कि आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए, है ना। कि वो यदि शादी तो कर ली हमने, फिर वो यदि छोड़ के चली गई तो फिर क्या होगा, है ना। मैंने कहा क्या होगा। फिर वो थोड़ा सा सिर नीचे किया, स्माइल दिया, इधर उधर आंखें करी, और बोलता तुम क्या पूछ रहे हो यार, तुम खुद सोच सकते हो यार, समाज में इज्जत है। उसका क्या होगा, पूरे में ढिंडोरा पिट जाएगा कि ये लड़का नाकाबिल है इसीलिए वाइफ छोड़ के चली गई। मैं पूरा मामला समझ गया। और मैंने कहा कि और, मैंने कहा ये तुमको क्या क्यों हो रहा है ऐसा, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों आ रही है तुमको ऐसा।
तो उसने बताया कि यार मैंने बहुत ना बचपन में 12-15 साल की उम्र से 5-7 साल तक बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया, 2 से 3 बार मास्टरबेट किया मैंने। तो मुझे लगता है कि वही मुझे नुकसान किया है और उसकी वजह से मैं अभी तक अभी ये परेशानी मुझे समझ में आ रही है। तो बहुत हेजिटेट करते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से बोला, एक दूसरे फॉलोअप में भी आया, फिर से मैंने फॉलोअप लिया, बहुत मुश्किल से, बहुत हेजिटेट होके वो बात कर रहा था, बार बार पीछे देख रहा था। और मज़ेदार बात, मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो ना एकदम से सहम गया कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो क्या। तो जब उसका रिकॉर्डिंग वाला बात आता है ना, तो उसने तुरंत थोड़ा सा डर गया कि रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या, और उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन बदल गए। तो फिर मैंने उसको बोला कि रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस इसको सुनूंगा और मैं तुमको अच्छी दवाई दूंगा। तो फिर वो उसने कहा ठीक है। फिर भी उसने बहुत कई बार मेरे को बोला कि ये डिलीट कर देना आप, ठीक है। तो अभी इस केस को समझो आप, ये बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो इस केस में ना आपको ये समझना होता है कि मरीज कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, और क्या मामला लेके आया है और क्या बिहेव कर रहा है। तो इसमें आप रूब्रिक लगाओ ना लगाओ, आपको केस ऐसे ही समझ आएगा यदि वो रेमेडी आपने पढ़ रखी है, समझ रखी है। तो इस केस की जो रेमेडी थी ना, आप समझेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक एक ही होता है कि उस पेशेंट को क्या लग रहा है कि वो शादी करेगा, कहीं उसकी वाइफ छोड़ के ना चली जाए क्योंकि वो उतना कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो इस रेमेडी की जान रूब्रिक है, बहुत टाइम पे आपको ये मिलेगा और पूरा इसका जर्नी मिलता है, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहला रूब्रिक है डेल्यूजन, वाइफ विल रन अवे, वाइफ उसकी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। दूसरा रूब्रिक आता है सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, वाइफ छोड़ के चली जाएगी तो क्या लोग कहेंगे, ठीक है। और कितना ज़्यादा सीक्रेटिव बंदा है, कितना ज़्यादा रिजर्व है ये बंदा, ठीक है, सीक्रेटिव है, रिजर्व है, टिमिडिटी बासफुल है, वो मेरे सामने आकर के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई इसकी कोई सुन ना ले, ठीक है, इसकी प्राइवेट बातें। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बंदा होता है, ठीक है। तो ये रेमेडी है स्टेफिस एग्रिया, ठीक है। और इसने बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, बहुत मास्टरबेशन करके ये जो पेशेंट होते हैं अपने आप को बर्बाद करते हैं और एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ऐसा रेमेडी आप सोचिए। और क्या बोलते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, ठीक है, ये सब आपको ये रेमेडी में मिलेगा। और फिर उसके बाद वो गिल्ट में जाते हैं, एंजाइटी कॉन्साइंस कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आज 10 साल पहले मैंने बहुत मास्टरबेशन किया है डॉक्टर साहब, और आज वो उनको ना बहुत बुरा फील होता है, रीप्रोचिंग वन सेल्फ कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो इस तरीके से स्टेफिस एग्रिया पेशेंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एक स्टेट होती है। अब इस रेमेडी को थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो ये जो रेमेडी है ना, ये जो रेमेडी है स्टेफिस एग्रिया एक प्लांट रेमेडी है, ठीक है। तो प्लांट रेमेडी, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसका है ना मॉर्बिड सेंसिटिविटी, ठीक है। यही सेंसिटिविटी हर 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 पेशेंट इंडिविजुअल में होती है, लेकिन एक मॉर्बिड सेंसिटिविटी हर पेशेंट में नहीं होती है, ठीक है। वही मॉर्बिड सेंसिटिविटी उस इंडिविजुअल को पेशेंट तक ले जाती है, वो पेशेंट बना देती है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ठीक है। और ये जो स्टेफिस एग्रिया होता है डिग्निफाइड बंदा होता है, अपने आप को कुछ समझता है, ठीक है, अपने आप, और उसको ऐसा लगता है मेरा समाज में नाम है, मेरी इज्जत है, ठीक है, इसका उसको लेके बहुत कंसर्न रहता है। तो एक पेशेंट और, ठीक है, उसने शादी वादी कर ली। अब तो ये आज की जनरेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है मेल और हस्बैंड वाइफ के साथ में ना, कि उसको हमेशा एक डर रहता है कहीं वाइफ छोड़ के ना चली जाए, ठीक है, या वाइफ छोड़ के नहीं जाती है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंसी की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। कुछ पेशेंट बोलेंगे कि वाइफ छोड़ के नहीं चली जाए कहीं, मतलब ये डर रहता है मेरे को क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ, सेक्स नहीं कर पाता हूँ। दूसरा पेशेंट ये बोलेगा डॉक्टर साहब वो प्रॉब्लम नहीं है, बट शादी को 4 साल हो गया, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कि ये इसमें कुछ कमी होगी। तो इस तरीके से ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, ये जो इनकी सेंसिटिविटी, लोग कहे या ना कहें क्योंकि ये सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, यही है उसकी मॉर्बिडिटी, मॉर्बिड सेंसिटिविटी,
कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस मॉर्बिड सेंसिटिविटी को समझते हैं। इसमें लिखा है, कैंट साहब ने लिखा है, थिंग्स दैट वुड ओनली अराउज एन इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, ओवरवेलम्ड हिम, नथिंग गोइज राइट। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जो होते हैं ना, ठीक है, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो मॉर्बिड होने की वजह से वो इतना बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि वो इजीली गेट हर्ट। ठीक है, तो लोग कई बार हमने सुना होगा एग्जांपल कि यार इसको इससे तो कुछ कहना ही नहीं, इसको थोड़ी सी बात बुरी लग जाती है, दिस इज ऑफेंडेड इजीली। ठीक है, तो वो जो उस चीज़ के टच ही होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। आप इसको समझिए जैसे कि आप कैसे समझेंगे सेंसिटिविटी, किसी ने आपको टच किया, दिस इज रिएक्शन। अब किसी को आपने इतनी जोर से भी कर दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो दिस इज मॉर्बिड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेफिस इस मॉर्बिड सेंसिटिविटी को फाटक साहब ने और ज़्यादा इलेबोरेट किया है। तो देखिए, मॉर्बिड सेंसिटिविटी द लीस्ट वर्ड दैट सीम्स रॉन्ग हर्ट हर वेरी मच। स्मॉल वर्ड उसको बहुत बुरा इफेक्ट करता है। इसीलिए स्टेफिस एग्रिया वो दूसरों को हर्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सामने वाले को हर्ट करूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे भी हर्ट मिल सकता है, इसलिए वो हर्ट से बचते हैं। एक लाइन और लिखी है, देखिए आप, एलन साहब ने लिखी है, वेरी सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशन। वेरी सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशन, मतलब थोड़ी सी चीज के लिए भी, थोड़े से मेंटल इंप्रेशन के लिए भी वो बहुत ज्यादा उसको रिएक्ट करते हैं। लीस्ट एक्शन और हार्मलेस वर्ड ऑफेंड, ऐसे इग्निशिया के साथ भी होता है। तो उनको छोटी छोटी सी बातों में बहुत बुरा अफेक्ट होता है। अब स्टेफिस एग्रिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी डिग्निटी। उसको ऐसा फील होता है कि आई एम समथिंग। ठीक है, अब इस डिग्निटी के चक्कर में वो होता क्या है ना, ये साइकोटिक, मोर ऑफ साइकोटिक रेमेडी है, बट ये डिस्ट्रक्टिव तक जाती है। सिफिलिटिक भी इसके एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज है। इसके कई पार्ट्स में इसको स्टेफिस एग्रिया अपने आप को बिहेव करता है। जैसे सोरिक फर्स्ट टाइप, 4-5 टाइप्स की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कभी वो मतलब सबड्यूड, माइल्ड, स्वीट, यील्डिंग डिस्पोजिशन के साथ भी आ सकता है। कई बार स्टेफिस एग्रिया लेटर स्टेज आखिरी में डिस्ट्रक्टिव, थ्रोस थिंग्स अराउंड, सिफिलिटिक मतलब सीधा सोरे से सिफिलिस तक, ये सारे आपको ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आउट ऑफ डिग्निटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसका इमोशंस। तो जब आप इमोशंस को समझेंगे ना, तो इमोशंस का तो एक्चुअली इमोशंस का मतलब ही है लेट आउट, कम आउट, बाहर निकल जाना। ठीक है, इमोशंस का लैटिन वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ई मतलब तो आप देख लेना इसको, इमोशंस को लैटिन वर्ड है और कुछ वर्ड है, उसका वर्ड मीनिंग है लेट आउट, मतलब निकल जाना। तो जैसे आप देखो, आप इमोशंस में क्या होते हैं, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया तो आप गुस्सा हुए और निकाल दिया, दिस इज इमोशंस। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी टू लेट आउट, निकल जाना, टू फ्लो, मूव आउट, है ना, यही है इसका मतलब। लेकिन स्टेफिस एग्रिया इस नेचुरल जो टेंडेंसीज है लेट आउट के न करके वो उसके अगेंस्ट फ्लो में चलता है, मतलब कि अगेंस्ट टू नेचुरल टेंडेंसीज। इसलिए उसका जो रिजल्ट आता है रिजर्व डिस्प्लेजर, मतलब सप्रेशन। इसलिए स्टेफिस एग्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट रेमेडी ऑफ सप्रेशन, सप्रेस्ड इमोशन की रेमेडी है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हो कि स्टेफिस एग्रिया कैसे बिहेव करता है। तो एक्चुअली ना इसका प्रॉब्लम जो होता है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, स्टेफिस एग्रिया एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन से शुरू होता है। और डोमिनेशन, एब्यूज, इंसल्टिंग, स्ट्रिक्ट पेरेंट जो होते हैं, इस तरीके से एलिमेंट शुरू होते हैं। लेकिन स्टेफिस एग्रिया कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, वो माइल्ड, अभी जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो क्या होता है, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन वो सप्रेस करता चला जाता है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन, एंगर सप्रेस्ड। अब
स्टेफिस एग्री जब आपके पास आएगा ना, इतना कुछ भरा रहता है उसके दिमाग के अंदर, गुस्सा, हेट, रिवेंज, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, इसलिए वो स्वीट और माइल्ड बना रहता है, इसलिए भी अपनी बड़ी बड़ी बातें अंदर दबा के रखता है, और आपके सामने जब अपीयर होगा तो वो बहुत स्माइलिंग फेस के साथ अपीयर होता है, इसलिए स्वीट माइल्ड जेंटल पर्सनालिटी अपीयर होता है। अभी देखो आप एंगर सप्रेस करके, क्योंकि सब कुछ अंदर दबा के रखता है। हमारे पास एक रूब्रिक है, एंगर नेवर एंग्री। ठीक है, कि गुस्सा तो आता है बट वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो मतलब कुछ लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब गुस्सा तो आता है पर मैं कभी बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो एंगर नेवर एंग्री, कभी गुस्सा होगा नहीं मैं, अभी समझ लीजिए आप, कभी गुस्सा किया ही नहीं मैंने, यही है एंगर नेवर एंग्री। तो गुस्से को ये जो ना मतलब ये कि कुछ रिएक्ट करके अपने पेरेंट्स को, अपने आईपीआर को वो नाराज नहीं करना चाहता है और उससे बचना चाहता है, इससे अच्छा चीज़ें सहन कर लो, है ना। तो ये लेकिन गुस्सा तो वो पी रहा है, इसलिए बोलते हैं। और एंगर इज व्हाट, एंगर इज फायर एलिमेंट। ठीक है, गुस्सा, और वो गुस्से को दबाता चला जाता है, दबाता चला जाता है, इसलिए हम इसको स्मॉदरिंग फायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो स्मॉदरिंग मतलब गला घोट दिया, अपने गुस्से का गला घोट दिया। इसलिए एक और रूब्रिक हमारे पास, एंगर पेंटअप। ठीक है, रेथ, रेथ पेंटअप, एंगर पेंटअप मतलब उसने गुस्से को निगल लिया, इधर कंठ से नीचे डाल दिया उसने, है ना। तो ये स्टेफिस एग्रिया के बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। तो ये एंगर रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, लेकिन सब कुछ अंदर रहती है, और बाहर से ये अपने आप को स्वीट माइल्ड जेंटल अपीयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है उसका डिग्निटी। यदि ये अपने आप को स्वीट माइल्ड जेंटल अपीयर नहीं करेंगे, ये कुछ और नहीं दिखाएंगे, तो फिर ये इनके डिग्निटी पे बात आ जाती है। फिर यार मतलब कि जैसे कि अभी मैंने किसी ने मेरे को बे बोल दिया, तो मैंने भी बे बोल दिया। जैसे आप समझिए स्टेफिस एग्रिया को रिक्शे वाले ने कुछ कह दिया, तो स्टेफिस एग्रिया के डिग्निटी के चक्कर में उसको बोल नहीं पाता है, पर वो गुस्सा तो है ना, गुस्सा अंदर ले जाता है। ठीक है, और उसको चल 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 जा जा यार, जा यार, तेरे तेरे मुंह कौन लगे, ये जो तेरे मुंह कौन लगे ना, ये उसकी डिग्निटी शो करता है। और वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो जो माइल्ड और जेंटल और यील्डिंग बिहेवियर उसने शो किया, वो स्टेफिस एग्रिया अपीयर होता माइल्ड जेंटल स्वीट नेचर। और इस तरीके से, लेकिन रिस्पॉन्डिंग आउटसाइड बट रिएक्टिंग इनसाइड। अब रिएक्शन कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, रिएक्टिंग इनसाइड, वो जो एंगर है दबा रहा है तो उसकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। ठीक है, और रिस्पॉन्डिंग आउटसाइड, रिस्पॉन्डिंग आउटसाइड कैसे? वो रिक्शे वाले को बोल दिया नहीं नहीं तू जा जा जा, तेरे मुंह कौन लगी, तो दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेफिस एग्रिया। बट इनसाइड इंटरनली दे आर रिएक्टिंग बैडली। अब वो गुस्सा कहाँ जाएगा? कई बार आपने देखा होगा एंगर, सप्रेस्ड एंगर, एब्डोमेन पेन, एंगर सप्रेशन आफ्टर स्टेफिस एग्रिया, तो ये पेट दर्द पैदा करता है। ठीक है, दिस इज रिएक्शन। और वही डिग्निटी बचाने के चक्कर में अपने आप को कुछ समझता है, समाज में, सोसाइटी में पोजीशन है, नाम है, वो खराब नहीं होना चाहिए। नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग कहेंगे कि यार ये कैसा बंदा है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, कि ये उस रिक्शे वाले से लड़ रहा है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ स्टेफिस एग्रिया। और यही मॉर्बिडिटी उसको कहाँ तक ले जाती है? उसको एक डर बना के रखता है हमेशा, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपना एंगर को वो सप्रेस करता रहता है। ठीक है, अब लोग क्या कहेंगे यदि मैंने ऐसा कह दिया कि यार तू तो टाई वाई लगा के घूम रहा है, तू उस रिक्शे वाले से लड़ रहा है। ठीक है, तो ये डिग्निटी भी मेंटेन करना चाह रहा है और उसको सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। लोग क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर, वकील या इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होके ऐसे रास्ते में लड़ाई कर रहा है, तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। और यही उसकी डिग्निटी है, यही उसका ओपिनियन ऑफ अदर्स है, यही उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वो अपने आप को कुछ समझता है। ठीक है, इवन ना कुछ नहीं है तो भी अपने आप को कुछ समझता है। इवन ना वो अपने को फ्यूचर में देखता है कि शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इसलिए ड्रीम्स एज इफ इन द फ्यूचर अबाउट, कि मतलब मैं अपना समाज में पोजीशन क्रिएट करना है, मेरे को ये करना, वो करना, इज्जत बनानी है, ये सब, और ताकि लोग मुझे सम्मानीय नज़र से देखें। ठीक है, यही उसका
फैंसीज है, दिन रात इसी काम में वो डूबा रहता है। फैंसीज एक्सल्टेशन एज इफ, यही उसकी फैंसीज बन जाती हैं। और यही उसकी फैंसीज कि मेरा समाज में नाम है, मेरी इज्जत है, मेरा पोजीशन है, यही उसकी फैंसीज उसको डिग्निफाइड बना देती हैं और उसको एक कंट्रोल्ड बिहेवियर में अपने आप को बिहेव करने के लिए मजबूर करती हैं। इस तरीके से स्टैफिसेग्रिया बिहेव करता है। अब जब कभी उसकी फैंसीज पे बात आती है, किसी ने उसकी फैंसीज पे कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तब वो हर्ट हो जाता है। तो इसलिए स्टैफिसेग्रिया हर्ट वेरी इजीली, ठीक है। उसको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए वो जो गुस्सा आया लेकिन वो दबा के रखता है, ठीक है, क्योंकि और वो दबा के दो तरीके से रखता है, ठीक है। अपनी बातों को कह नहीं पाता है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। एक तो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में है। कई बार लोग कहेंगे कि यार जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं, तो बहू नहीं बोल पाती, इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि बड़े हैं, बड़ों के सामने कुछ कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, ठीक है। तो उसका जो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन है इसीलिए अपीयर होता है क्योंकि वो कॉवर्डाइज भी होता है। उसमें इतना स्टैफिसेग्रिया में उतना दम नहीं होता कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। तो कॉवर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, तो वो सारी बातें उसके अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। और वो इस तरीके से कि कौन बहस करे, तो आर्ग्यूइंग नेवर आर्ग्यूइंग, है ना, एंग्री नेवर एंग्री, इस तरीके के रूब्रिक आपको देखने को मिलेंगी। बट इसके अंदर जो हर्ट होता है ना, हर्ट एंड रिवेंजफुल, ठीक है। और हेट्रेटेड पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम, जिसने इसको दुख पहुंचाया है, जिसने इसके साथ गलत किया है, उससे ये बहुत नफरत करता है। बट वो अपने ना तो हेट शो कर सकता है, ना तो रिवेंज ले सकता है, क्योंकि वो एक डिग्निटी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए। और कॉवर्डाइज भी है, ठीक है। तो कहीं झगड़े की भी बात आती है तो वो कैसे अपने आप को निकल लेता है। कई बार देखा होगा आपने, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो स्टैफिसेग्रिया पर्सन क्या बोलेगा, यार छोड़ो तो यार, इनके मुंह कौन लगी, है ना, इन छोटे लोगों के मुंह कौन लगी। तो ये लोग छोटे और अपने आप को डिग्निफाइड समझता है कि कीचड़ में पत्थर डालने से कीचड़ अपने आप ही अपने ऊपर आएगा, है ना। इस तरीके से वो बच के निकलता है, ठीक है। तो अब ये बच के निकलना, तो ये दूसरे रूब्रिक आ जाएंगे, क्वारलिंग एवर्जन टू, ठीक है। क्वारलसम है, झगड़ा कर सकता है, लेकिन इस चक्कर में वो झगड़े से बचता है, ठीक है। लिटिजियस भी है, लेकिन अवॉइड करता है कि यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मेरा जो लोग क्या बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा करता है, ठीक है। स्टैफिसेग्रिया बंदा ऐसा करता है, ठीक है, ये तो इतना बड़ा, इतना ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये जो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स है, इसके चक्कर में वो हमेशा मात खाता रहता है। तो इसमें ना ऑनर वुंड की रेमेडी है, अपने आप को बहुत माननीय समझता है, सम्माननीय समझता है। तो इसलिए देखो आप, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोज टू कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंस, ये चीज़ें, इसको रोक टोक कोई इसके हिसाब से ना चले तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। सेंसिटिव टू रिप्रोचेस, कोई कुछ कह दे, कोई बातचीत कह दे कि तू ऐसा है वैसा है। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, इसकी काम पे कमी निकालता है तो इसको बहुत बुरा लगता है और फिर ये डिसग्रेस तक जाता है, ठीक है। बट ये हमेशा यील्ड करता है, ये क्योंकि कॉवर्डाइज नेचर के चक्कर में। कई बार आपने देखा होगा कि बॉस ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, अभी जस्ट एक पेशेंट आके गया, एक पेशेंट और, मेरे पापा बहुत कड़क हैं, ठीक है, गुस्सा तो बहुत आता है, डॉक्टर लगता है क्या कर डालूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा है ना, पापा के सामने कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सब अंदर सब पी रहा है, ठीक है। इलमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, कॉवर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, स्टैफिसेग्रिया। तो स्टैफिसेग्रिया यील्डिंग माइल्ड डिस्पोजिशन में अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इवन केयरफुल अदर्स अबाउट, ठीक है, दूसरों को नाराज नहीं कर सकता। जैसे अभी ये अपने पापा को कुछ बोल नहीं सकता, पापा को ऑफेंड नहीं कर सकता, और उसी डिग्निटी को मेंटेन करने के चक्कर में इसकी पूरी जद्दोजहद रहती है। इसलिए इसका जो बिहेवियर रहता है ना, बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर रहता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, इस तरीके से चलता है वो, ठीक है। तो
कॉशियस, इसलिए वो एक रूब्रिक है हमारे पास, कॉशियस, बहुत कॉशियसली बिहेव करता है। और अब किसी ने कुछ कह दिया, कोई बड़ी बात हो गई, तो फिर एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, ठीक है, इसकी एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, इसकी मतलब इसका जो रुतबा था समाज में, ऐसा है वैसा है, वो सब खराब हो गया। जैसे कि ये एक एमएलए है, एमएलए की बेटी ने भाग के शादी कर दिया, भाग के शादी कर ली किसी लोअर क्लास के बॉय से, तो इसका जो पोजीशन था, रुतबा था उसका, वो सब चला गया, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट, एम्बेरसमेंट, ये सब मिला जुला करके उसको ना बर्बाद कर देते हैं, ये मॉर्टिफाइड हो जाता है, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। तो मेरे पास एक केस था, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। वो क्या हुआ कि मेरा एक उसने क्या बोला कि मैं एक दोस्त की शादी में गया था, ठीक है, दोस्त ने मुझे इनवाइट किया, मैं गया, लेकिन जब मैं उसके वहाँ पहुंचा तो वो सब लोगों को उसने रिसीव किया, मुझे देख लिया, उसने मुझे रिसीव नहीं किया, ठीक है। और मैंने देखा कि वो बिजी है, लोगों से हाय हेलो कर रहा है, लेकिन मुझे देख लिया और मुझे उसने रिसीव किया। अब ये पेशेंट वहां से तो आ गया और उसके बाद ये बंदा बीमार पड़ गया, ठीक है। तो ये है एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, कि मेरा दोस्त ने मुझे पूछा नहीं, ठीक है, और फिर वो स्टेफिस एग्रिया से ठीक हुआ था। तो स्टेफिस एग्रिया, दिस इज द मॉर्बिड सेंसिटिविटी, उसने मुझे पूछा नहीं, देख लिया मुझे, उसने पूछा नहीं, है ना। और यहाँ से स्टेफिस एग्रिया ना इमोशनली से ज़्यादा वो ना उसका जो ये जो फीलिंग है, उसकी जो डिग्निटी है, इसका उसका जो अपने आप को कुछ फील करता है, जो अपने आप को सम्माननीय समझता है, ये सब हर्ट होता है और यहाँ से वो बीमार पड़ता है। बट जो इसके अंदर चल रहा होता है, ही विल नेवर शोज, हाइड करता है, हाइडिंग थिंग्स में है, ठीक है। अब फिर इसीलिए और सीक्रेटिव है, तो इसके अंदर की ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस नहीं करता है, नहीं बताता है, ठीक है। तो नेट्राम्यूर भी काफ़ी क्लोज रेमेडी है और बहुत सारी रेमेडीज़ आपको क्लोज लगेंगी, बट आपको ना स्टेफिस एग्रिया डिग्निटी से समझना है, जो नेट्राम्यूर भी डिग्निफाइड है, ठीक है। लेकिन नेट्राम्यूर बोलता है, स्टेफिस एग्रिया कोवर्डाइज नेचर का है, वो सब एंगर सप्रेस करते 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 पीता चला जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो स्टेफिस एग्रिया एक बड़ी रेमेडी है। अभी तो ये समझिए, ये पार्ट 1 मैंने आपको बताया, एक छोटा सा सेट बताया, छोटे छोटे केसेस के थ्रू, और आपको मैं आगे स्टेफिस एग्रिया की कुछ और पॉइंट बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।